हाँ, चैप्टर 3 तो पढ़ लिया। अब चैप्टर 4 की बारी है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑडिट सब्जेक्ट का, जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। इस चैप्टर में मेनली हम लोग बात करेंगे एसएस की, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इसमें हम लोग चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कवर हो चुके हैं। तो अगर आपको अपने एसएस की ग्रिप अच्छी करनी है और अपने एग्जाम में अप्रॉक्स 10 to 15 तो नहीं बोलूंगा, 12 मार्क्स तक इम्प्रूव करना है, तो ये चैप्टर आपके बहुत काम का है। तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा जिसको 10-12 मार्क्स इंप्रूव नहीं करने हैं, तो ये चैप्टर सभी के बहुत काम का है। तो आओ इस चैप्टर को आगे देखते हैं, इसमें क्या क्या है, ओवरव्यू लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। सीधी सी बात है, अलग अलग ऐसे पढ़ने हैं, हर ऐसे अलग अलग है। तो सबसे पहला ऐसे पढ़ेंगे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। फिर पढ़ेंगे ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर पढ़ेंगे ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। फिर पढ़ेंगे ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस, जिसमें हम तीन चीज़ों की बातें करेंगे: इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। फिर एस ए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर एस ए 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जब ऑडिट हमारा स्टार्ट होता है तब हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। रिलेटेड पार्टीज, जिसके बारे में हम जानते हैं पर हम और जानेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो कि रेशियोज और ट्रेंड और अ, जो ग्राफ्स होते हैं उसके अलावा और कुछ भी होता है, हम वो सीखेंगे। उसके अलावा इस पे केस स्टडीज और चीज़ें देखेंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ध्यान से देखना है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कवर हुए, हो सकता है बहुत सारे ऐसे से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और ऐसे में ऐसा रहता है, आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। तो ट्राई करना है कंसेप्ट को समझने का, क्योंकि जो सबसे पहला हमारा ऐसे है ना, तो सबसे पहले ऐसे को मैं आपको सिर्फ एक सीपीसी चार्ट में समझा दूंगा। सीधा सा मेरा चार्ट देखो और आप जो पूरा आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पूरा एक चार्ट में शो कर दूंगा, तो आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑडिट एविडेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं ऑडिट एविडेंस की बात करता हूँ, तो ऑडिट एविडेंस में हम दो चीज़ें चेक करते हैं कि भाई हमारा जो ऑडिट सॉरी सॉरी ध्यान से सुनो। हमारा जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट है कि नहीं। अरे सफिशिएंट मतलब बराबर अमाउंट में मिला है कि नहीं। पर अगर ज़्यादा अमाउंट में गलत एविडेंस भी मिल जाए, मतलब इतना अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले, अप्रोप्रिएट एविडेंस इतना नहीं मिले, तो भी गलत है। तो हम इसलिए साथ में देखते हैं अप्रोप्रिएटनेस। अब भाई अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है? अप्रोप्रिएटनेस जो शब्द है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है रेलेवेंस और एक होती है रिलायबिलिटी। तो सफिशिएंसी के पढ़ने के बारे में जो पढ़ेंगे उससे एक क्वेश्चन बन जाएगा। अप्रोप्रिएटनेस के बारे में जो पढ़ेंगे उससे दो चीज़ें निकलेगी, एक रिलेवेंस के ऊपर क्वेश्चन, एक रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन। तो ध्यान रखना। उसके बाद एक इसकी डेफिनेशन आएगी जो कि इसका एंटर होता है, और इसके बारे में एक इसके टाइप आएंगे, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। उसके अलावा हमें एक छोटी सी चीज़ आपको देखनी होगी, वो होगा यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। यूजिंग द वर्क ऑफ, कि भाई हम मैनेजमेंट का वर्क कब कब यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस में यूज़ कर सकते हैं और किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा ऑडिट एविडेंस, उसकी डेफिनेशन और टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। जैसा बोला था, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंटरी, इंटरनल, एक्सटर्नल। कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, इंटरनल या एक्सटर्नल? अब अगर आप इंटरनल बोल रहे हो ना, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक्सटर्नल ज़्यादा रिलायबल होता है, बाहर से आता है, बाहर वाले को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो डेटा रहेगा वो वही भेजेगा, चीटिंग नहीं करेगा। अंदर वाला चीटिंग कर सकता है, इसलिए इतना रिलायबल नहीं। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ जाओ, इलस्ट्रेशन सॉल्व करो। अब आता है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। अब आपने पढ़ लिया है कि अपने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं अप्रोप्रिएटनेस चेक कर। अप्रोप्रिएटनेस चेक करी, अब उसके बाद क्या चेक करेंगे? रिलायबिलिटी आ गया, जैसे मैंने बताया था। अब हम चेक करेंगे सफिशियंसी। दो चीज़ें चेक करनी थी, सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस ऊपर चेक करी, अब हम चेक करेंगे सफिशियंसी। ये रहा हमारा सफिशियंसी, तो हमने चेक करा। फर्दर ऑडिटर जजमेंट एज टू सफिशियंसी में बी अफेक्टेड बाय फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हमारी सफिशियंसी अफेक्ट करती है? ये तीन फैक्टर हैं और उस पर क्वेश्चन बनता है 3 मार्क का, सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल रट लो।
मटेरियलिटी, रोम, डिस्कोपेटिव स्टेटमेंट, मेरा मतलब साइज एंड कैरेक्टर पॉपुलेशन। अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में सीखनी है, बहुत डिटेल में जाननी है, तो मैं रेगुलर लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ। आप रेगुलर लेक्चर भी देख सकते हो। ये रिवीजन है तो हाँ, तो समझ गए ना। फिर सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, बिल्कुल इजी चीज़, आप बिल्कुल रीड कर सकते हो। ये सिर्फ एमसीक्यू पर्पज से है। ये हम कैसे कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ये उसके सब टाइप है, बहुत ईजी इंग्लिश में दिया हुआ है सब कुछ, सिर्फ आपको हेडिंग पढ़नी और रीड करना है कैसे होता है, बस बहुत ईजी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मैं जब कुछ चार्ट बताया उसके अकॉर्डिंग चलना, उसको रीड करना, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा और आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं। एग्जाम्पल आता है, वो एग्जाम्पल भी बन जाएगा और सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्या आता है दिखता है, ऑडिट ट्रेल, बिल्कुल सही। तो ऑडिट ट्रेल के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क का, तो इसमें से 3 मार्क ढूंढो, हाईलाइट करो और उसको अच्छे से लर्न करो, ताकि ऑडिट ट्रेल के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए आप एक पॉइंट लिख पाओ। इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस की तरह यूज कर सकता है, उसको रीड करो, समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको सिर्फ रीड करना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडिट सैम्पलिंग, तो ऑडिट सैम्पलिंग इज डिजाइंड टू इनेबल कंक्लूजन, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक में बारे में हम आगे में डिटेल करेंगे, और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के बारे में। ये रहा, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, हम कब कब मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट देगा उसकी बातों पर रिलाई कर सकते हैं। ये 3.3 मार्क का आंसर खत्म। इवेल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो ऑडिट का एविडेंस है उसको कैसे इवेल्युएट करोगे, और वहीं पे वो खत्म हो जाता है। अब आता है ऐसे 610 किस चीज़ से, 610 के बारे में, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर क्या होता है। तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारे इंटरनल ऑडिटर असाइन करती है, जो कि एम्प्लॉय भी हो सकता है किसी भी कंपनी का, तो वो इंटरनली सारी चीज़ों को चेक करता है। ऑडिटर उससे हेल्प ले सकता है, ऑडिटर को बहुत सारी हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारा काम इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी कर चुका है, तो हो सकता है अगर हम उसका काम ले पाए तो हमको वो काम नहीं करना पड़ेगा। हम ये सीखेंगे कब उसका काम ले सकते हैं, किस हद तक उसका काम ले सकते हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट उसका काम हम यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम मान सकते हैं उसका काम सही है गलत है। ये सब हमको इसमें सीखना है, क्योंकि आर्टिकलशिप में जब आप लोग जाओगे और आप लोग देखोगे कि आप लोग ऑडिट का काम कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली काम आएंगी कि आप लोग इंटरनल ऑडिटर का काम कब यूज़ कर रहे हो, कब यूज़ नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, उस चीज़ पे ध्यान दो, ये पूरा ऐसे आपको उसमें कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया है कि इंटरनल ऑडिटर होता क्या है। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है, मैंने आपको बताया एम्प्लॉय भी बन सकता है, तो वो बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहली बात है यूजिंग द वर्क, जो कि इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करेगा उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो हमारा नॉर्मल ऑडिटर रहेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर, ये हमारा एक्सटर्नल वाला बंदा है, और ये हमारा इंटरनल ऑडिटर है। हम लोग यूज़ करेंगे इसका वर्क, इसका वर्क कौन यूज़ करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर वर्क यूज़ करेगा इंटरनल ऑडिटर का। तो ये ऐसे सिर्फ इस वाले केस में लगता है, इसके अलावा अगर कोई भी केस हुआ तो कोई भी केस में ऐसे का यूज़ नहीं होगा। तो जब भी आपको लगे इंटरनल ऑडिटर का कोई भी काम ऑडिटर ले रहा है, तो हम लोग रेफर करेंगे ऐसे 6-1 हो। तो इसमें क्या बोला गया है कि X1 6, और यहाँ तो ये अप्लाई हो गया, कौन कौन से केसेस में अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले, जब कोई भी इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं, जब कोई इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं तो फिर ये ऑब्वियस सी बात ही नहीं लगेगा, या फिर इसका स्कोप रेलेवेंट नहीं है, हमें आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये नहीं लगेगा। और या फिर हम लोगों ने इंटरनल ऑडिटर तो है, पर हम लोगों ने देखा उसका वर्क हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ है, फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे अदर रीजन के साथ हम लोग उसका काम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम उसका काम यूज़ करेंगे तो हमको किन किन बातों को याद करना है, इसके ऊपर 3 बातें क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको मॉड्यूल में बताऊंगा कहाँ से लर्न करना है, कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ करते करते। इसके अलावा फिर हमको आता है कि किस किस एरिया में हम उसका काम यूज़ कर सकते हैं, किस किस एक्सटेंट तक हम उसका काम यूज़ कर सकते हैं, ये सब अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, और उसके काम की एडिक्वेसी कितनी है।
ये एक और क्वेश्चन बनेगा। तो इस ऐसे में सिर्फ मतलब इतना ही बताया, और इन सब चीज़ों को आपको समझ तो गए हो, सिर्फ इसके बारे में जो पॉइंट्स है वो लर्न करना है। ऐसे ही मैं जैसे जाता हूँ, आप लोग रीड करोगे तो आपको एक एक बार सब कनेक्ट होती जाएगी। जैसे कि स्कोप बोला है इसका, जो मैंने आपको समझाया, सब कुछ वही मिलेगा जो मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर वेदर एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जब इंटरनल ऑडिट होता है तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारे, तो हमको ये आपको 3 पॉइंट देखना है। डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन। इंटरनल ऑडिटर का हम काम देखेंगे कि हमको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या क्या चीज़ हम चेक करते हैं। इंटरनल ऑडिटर में ये सब दिया हुआ है, इंटरनल ऑडिटर के बारे में चीज़ें चेक जो मैंने बताया। ऑब्जेक्टिविटी इन इट्स इवोल्यूशन, फैक्टर्स में अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएशन इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिविटी। इन चीज़ों से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज होगा। द एबिलिटी टू फंक्शन टू बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब नहीं होना चाहिए। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस नहीं होने चाहिए। फ्री ऑफ फॉर एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक बेसिक 4 पॉइंट है आपको लर्न करना। Competence and evaluation. Factors that may affect the external auditor determination in relation to competence include the following: adequacy and appropriate resource, establish policy for hiring, training, assigning, ये सब इंटरनल ऑडिटर का कंप्लीट होना चाहिए तो ही हम इंटरनल ऑडिटर को लेंगे। और एक और बात, इंटरनल ऑडिटर है ना, वो सिर्फ ऑडिट तो उसने कर लिया इंटरनली, पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं गाइडेंस के लिए भी, और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं जब हम लोग ऑडिट करेंगे तो उसका भी हेल्प ले सकते हैं और हमारे ऑडिट के ड्यूरिंग में। तो ये भी एक और उसका रोल होता है। तो कभी फंक्शन पूछा आपसे इंटरनल ऑडिटर का, जो कि आगे आएगा मैं बताता हूँ आपको, तो फिर वो 2 पॉइंट होते हैं। ये रहा पहला पॉइंट तो सबको पता है, दूसरा पॉइंट लोग भूल जाते हैं। फंक्शन लिख सकते नहीं, ये सॉरी ये दूसरा है, नीचे आएगा फंक्शन। तो ये तो है सर्कमस्टेंसेस व्हेन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड, सॉरी ये अलग है। ऐसी सिचुएशंस जब इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार भी लगेगा देख लो। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ये सीधे 3 केसेस आपका इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना है। उसके बाद किस एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं ये लिखा हुआ है, पूरा एक्सटेंट के बारे में है। और किस किस एरिया में यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी बेसिक सी बात है। The external auditor shall not use internal auditor to provide direct assistance। डायरेक्ट असिस्टेंस कब कब नहीं ले सकते, अब डायरेक्ट असिस्टेंस के बारे में बोल रहे हैं। बेसिस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग पॉइंट, ये बहुत मतलब बेसिक सी सी रीड करने वाली बात है। तो आपको ऊपर एक फंक्शन मिलेगा कि इसके जो 2 फंक्शन होते हैं, पहले फंक्शन में लिखा हुआ रहेगा इंटरनल ऑडिटर के कि ये इंटरनल ऑडिट करता है और एक्सटर्नल ऑडिटर को अपना काम देता है, ये ए हो गया। और बी, ये अपना गाइडेंस सपोर्ट और प्रॉपर हेल्प करता है जब एक्सटर्नल ऑडिटर अपना ऑडिट करता है। तो 2 फंक्शन होते हैं इंटरनल ऑडिटर के, दोनों याद करना, ये आ सकता है 3। तो ऐसे हमारा SS610 खत्म होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं SA530 ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में। सैंपल तो समझते होंगे, ये टोटल डेटा है, इसमें अगर 1000 चीज़ें हैं तो हम लोग 1000 चीज़ें थोड़ी ना चेक कर सकते हैं ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट। सब लोग चेक करेंगे कुछ 100 चीज़ें मैक्स टू मैक्स। तो ये 1000 को जो हमने 100 करा, ये हमने क्या करा, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में इन सब चीज़ों के बात हुई है, ये प्रॉपर आपको बता देगा कि सैम्पलिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या हमको पढ़ना है एक्चुअल देखा जाए तो। मीनिंग, अप्रोचेस, साइज, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, नेचर का, प्रोजेक्टिंग स्टेटमेंट्स, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या ऑडिटर जो सैम्पलिंग लेता है क्या उसके लिए जस्टिफाइड है, क्या हम लोग सही कर रहे हैं, मतलब हम लोग 1000 के 1000 चीज चेक नहीं कर रहे हैं, 100 चीज चेक कर रहे हैं, तो हम लोग गलत नहीं हो गए। मतलब कोई हमको रोक तो नहीं रहा है कि हम लोग ऐसे सैंपल नहीं ले सकते। अगर कहीं पे आपको रोका गया कि आप सैंपल ले सकते हैं, आपको सब कुछ चेक करना है, तो कब कब हमको क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है तो ही हम सैंपल ले पाएंगे। सबसे पहले एक तो आपको लॉ एंड रेगुलेशन चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है कि आपके पास लिमिटेशन नहीं है, जो मैंने बताया था टाइम एंड कॉस्ट। तीसरा आपको चेक करना है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो साइंटिफिक है, आपकी जो सैम्पलिंग है वो साइंटिफिक है। और जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हैं उनमें एरर नहीं है, जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है उसमें एरर के चांसेस बहुत कम है। तो ये चीज़ें होती है तभी हम लोग सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं। उसके बाद ये मीनिंग और सैम्पलिंग दिया जो मैंने आपको बताया। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होती है जो सारा डेटा हमारा होता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। सैम्पलिंग यूनिट जो हमारा सैंपल हम ले रहे हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस परफॉर्म टेस्ट कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स टू आइडेंटिफाई डेविएशन, टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट, बहुत ईजी सी बात है। अप्रोचेस टू सैम्पलिंग, टाइप ऑफ सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग दो टाइप की होती है, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल क्या होता है देखो, इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट इज रैंडम सिलेक्शन वेयर प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू वैल्यू। मतलब हम यहाँ पे एक लॉजिक यूज कर रहे हैं, एक साइंस यूज कर रहे हैं। और अगर साइंस है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा चांस है कि पूरे जो हमारी डेटा है उसके पास प्रॉपर उसके पास बराबर चांसेस सिलेक्ट होएगा, मतलब ये स्टैटिस्टिकल है। किसी मैथ्स के उसमें कर रहे हैं, साइंस इन्वॉल्व है, मैथ्स इन्वॉल्व है, पर अगर हम रैंडमली कर रहे हैं तो हो जाती नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। उसके बारे में दिया हुआ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग वो साइंटिफिक होती है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इसके बारे में डिफरेंस आ सकता है 3 से 4 मार्क का। तो ये दोनों का एक एक तीन चार चार पॉइंट लर्न कर लेना, और ऐसे लर्न करना कि डिफरेंस लिख पाओ। ये रीड करना पॉइंट इसी रीडिंग के लिए। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, बहुत ईजी सी बात है। सैंपल लेने से क्या एडवांटेज होगा, टाइम बचेगा, जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, और हमारा जो हम इफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे, ऐसे सब हमारे एडवांटेज है। सैम्पलिंग की प्रोसेस कैसी होती है, पहले सैंपल डिजाइन होता है, फिर साइज डिसाइड होता है, फिर सिलेक्ट होता है, फिर स्मॉल प्रोसीजर होते हैं, फिर नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन, फिर प्रोजेक्ट करते हैं, फिर हम रिजल्ट निकालते हैं। तो सैम्पलिंग डिजाइन साइज सिलेक्शन बेसिक का छोटा सा पैराग्राफ था। इसके बाद वही थोड़ी बहुत तो एक सब आपको रीड करने वाली बात है, ऐसी कोई वो वाली बात, फिर आप में वो स्टार्ट हो जाती है हमारा कौन कौन सी मेथड्स हम सैंपल ले सकते हैं। अभी मेथड्स में मेरी बात ध्यान से सुनो, हर मेथड में आपको पढ़ना है इतना कि आप 4 मार्क्स में लिख पाओ, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, मतलब 4 पॉइंट हर मेथड में। जितनी भी मेथड है आपको हर चारों पांचों मेथड के बारे में 4 पॉइंट देखना है, स्टेटिस्टिकल मेथड भी नॉन स्टेटिस्टिकल मेथड भी, हर मेथड को पढ़ो, उसमें से 4 पॉइंट डन करो, आपका काम हो जाएगा। बस इतने आपको पढ़ना है, ये मोर देन रफ हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस सैंपल साइज, ये भी रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, रीड 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 रीड, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मतलब मान लो एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है हमें, तो सबके बारे में कम से कम आपको चार चार बातें याद होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो कम से कम 3 बात तो याद कर ही लो सबके बारे में। चार भी इसलिए करने को बोल रहा हूँ, एग्जाम में 3 तो याद रहनी चाहिए। 3 तो किसी बात में याद रखनी है, एक तो हम मतलब कुछ भी वो तीनों का मिक्स करके कुछ भी लिख देना, कम से कम 4 में से हम 3 मार्क्स तो स्कोर करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। सारी मेथड्स है बेसिक, जैसे कि हमने पढ़ी थी, जैसे किसी किसी मेथड के बारे में इतना आपको नहीं मिलेगा, जैसे मैंने बोला 4 पॉइंट, अब इसमें तो है ही एक पॉइंट, तो फिर एग्जाम में नहीं आएगा, सीधी सी बात। जैसे इसमें ज़्यादा दिया हुआ है तो एग्जाम में आएगा, सीधी सी बात। क्वेश्चन ऑडिबल बिल्कुल, जो हमने बेसिक्स पढ़े उससे रिलेटेड है, इसको सब रीड करना है। और इसमें जो थोड़ी बहुत और बातें आती है वो है, आती है हमारे टॉलरेंस लेवल को रिलेटेड। अगर हमारा टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है, अगर हम चीज़ों को ज़्यादा टॉलरेट कर पा रहे हैं, टॉलरेंस लेवल मतलब क्या, मैक्सिमम एरर दैट इज एक्सेप्टेबल इन द पॉपुलेशन व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। तो अगर हम टॉलरेंस लेवल ज़्यादा मतलब ज़्यादा एरर्स निकलेंगे तो भी चलेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें इसमें मिस्टेक्स होती है तो भी चलेगा, तो हम सैंपल साइज कम लेंगे। और अगर हमारा टॉलरेंस लेवल कम है तो हम सैंपल साइज ज़्यादा। और जो क्वेश्चन में बात आती है, हमने सैंपल सिलेक्शन की मेथड्स देख ली, स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल देख लिया। अगर आपसे कोई भी पूछे कौन सी अप्रोच सबसे अच्छी, कौन सी मेथड सबसे अच्छी, तो आप ऐसे एज सच कुछ नहीं बोल सकते। पर अगर स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल का बोले तो स्टैटिस्टिकल ज़्यादा अच्छी बोल सकते हो। पर अगर मेथड्स में पूछे तो कोई मेथड का आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेथड सबसे वो है बेटर अप्रोच। प्रोजेक्टिंग में स्टेटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रीड करना, 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी उसमें दिया हुआ है, जो मैंने समझाया उसमें ही है। इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, फिर रिजल्ट्स आएंगे जो ऑडिट सैम्पलिंग के बाद, उसका आपको वो करना है, इवैल्यूएट करना है, जो मैंने बताया अभी टॉलरेंस रेट वाला वही दिया हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन है और फिर वो ऐसे खत्म। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SA 501,
अगर मैं 501 को बताऊं उसमें क्या आता है, इसमें आती है तीन चीजें। इंटर में भी हमने पढ़ा कौन कौन सी तीन चीजें आती है, जल्दी सब लोग याद करो कौन कौन सी तीन चीजें आती है, क्या क्या पढ़ा था हमने। ये रही हमारी पहली चीज, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लिटिगेशन एंड क्लेम्स दूसरी चीज़ हमारी, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और हमारी तीसरी चीज़ कहाँ गई, सेगमेंट, ये रहा सेगमेंट। सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में हमारी तीसरी चीज़। तो जब भी एस ए 501 सॉरी 501 का जिक्र आए तो उसमें सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में बात होती है, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम और सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो इसमें सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में बात होती है, तो जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो ऐसे 510 को याद कर लेना। अब इन्वेंट्री में आपको क्या बताता है, इन्वेंट्री जब भी आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है इन्वेंट्री का, तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। देखो, जब भी जो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, तो जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं चार्ट देखा, आप सब लोग समझ जाओगे। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज के इन्वेंट्री होगा थर्ड पार्टी के पास, बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे लोग इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते। दूसरी, कि जो मैनेजमेंट है उसने आपको रिक्वेस्ट करा है कि जितने भी आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो वो 31 मार्च को मत करो, जो भी हमारी जो एंडिंग डेट रहती है उसको मत करो। मैनेजमेंट ने आपको दूसरी डेट रिक्वेस्ट करी है, मैनेजमेंट ने डेट चेंज करी है फिजिकल वेरिफिकेशन। तीसरा केस, कि ऑडिटर उस डेट को नहीं आ पाया, जो डेट थी हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन की, ऑडिटर उस दिन नहीं आ पाया। और चौथा केस, कि हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट प्रैक्टिकल। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको मतलब ऑडिटर जाके देख नहीं सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है इसको मतलब जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, वहाँ पे ऑडिटर नहीं जा सकता, चीजें चेक नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पे चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती है। ये चार चीजों के बारे में बोला गया है। अब इन चारों केसेस में हम लोग क्या क्या करेंगे उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। जैसे कि सबसे पहले जब इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रहेगी तो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा। जैसे कि अगर ऑडिटर जो वो प्रैक्टिकल नहीं है तो हमको दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ऐसा नहीं छोड़ देना है, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स तो फिर भी परफॉर्म होंगे ही सही। और आपको जब आप वो दोगे ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें भी आपको अलग से अपने ओपिनियन में शो करना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया, हमने ये अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा है। सब चीज़ों का आपको वो देना है। तो इन्वेंट्री के बारे में ये सब चीज़ें ही बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा लिटिगेशन एंड क्लेम। लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में इसमें बोला गया है कि आपके इसमें जितने भी आपके लिटिगेशन एंड क्लेम है, आपको सारे चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। इसमें से कौन कौन चीज़ें हैं जिसका रिस्क ज़्यादा है, किस चीज़ में आप हार सकते हो, उसके लिए आपका अगर कोई काउंसिल है, कोई लॉ काउंसिल या फिर कोई आपके लॉयर्स हैं, उससे भी ऑडिटर को पूरा वो है कि ऑडिटर उनसे जा सकता है, सारी डिटेल्स ले सकता है, क्योंकि आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। और अगर कोई सा ऐसा केस रहता है जो आप हारने वाले हैं, उसमें आपको लॉस के चांसेस ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको एक कंटीजेंट लाइबिलिटी भी शो करनी पड़ सकती है। तो यही होता है लिटिगेशन क्लेम में। तीसरा आता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग बिल्कुल सेम है जो आपने एएस में पढ़ा, उसी तरीके से इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जो भी आपने मतलब याद करो, अकाउंट्स में पढ़ा है सेगमेंट रिपोर्टिंग में अलग अलग मेथड्स होती है सेगमेंट रिपोर्टिंग की, जोग्राफिकल और कैसे कैसे आप चीज़ों को कर सकते हो, तो वही आपको डिस्क्लोज करना है, ऑडिटर वही चेक चेक करता है, बस खत्म। तो ऐसे 501 सिर्फ इन तीन चीज़ों के बारे में बात करता है जो मैंने बताया। ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें वही है, सबको रीड करो, अच्छे से लर्न करो। अगला ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं SA 505, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है सबको पता है, किसी बाहर वाले से किसी चीज़ के लिए कंफर्म करना है। क्या क्या चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, कोई सा बैलेंस अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है, और या फिर कोई सी चीज़ें को हम कोई सी कंडीशन हमको एब्सेंस मिल रही है, कौन सा ट्रांजेक्शन हमको नहीं मिल रहा है, या फिर कौन सा ट्रांजेक्शन की हमको डिटेल चाहिए, तो फिर हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद जो रिक्वेस्ट हम देते हैं सामने वाले को, वो दो टाइप की होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव रिक्वेस्ट क्या होती है, सीधी बात, नो बकवास, ये पॉजिटिव रिक्वेस्ट होती है। नेगेटिव रिक्वेस्ट क्या होती है, जैसे कि मेरा जो लास्ट वीडियो था मैंने उसमें बोला था कि अगर मेरी वीडियो में कोई गलती दिखती है तो आप लोग कमेंट करना। तो जैसे किसी ने कमेंट नहीं करा मतलब मेरा वीडियो ठीक है। तो ये होती है नेगेटिव रिक्वेस्ट। इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको लर्न करना है, डिफरेंस नहीं आएगा, और इनके बारे में दो दो पॉइंट लर्न करना है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ऐसे में, वो है कि जब आपको जो मैनेजमेंट है वो रिफ्यूज़ कर देता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाने से, तो मैनेजमेंट ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, मैनेजमेंट रिफ्यूज है, इसमें दो केसेस हो सकते हैं।
एक वैलिड रीजन की वजह से, एक इनवैलिड रीजन की वजह से। इनवैलिड रीजन है तो फिर आपको सीधे जो आपका अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से परफॉर्म करना है, और सफिशिएंट जैसे कोई ट्रांजेक्शन आप चेक कर रहे थे एक्सटर्नली, तो आपको फिर दूसरी तरीके से चेक करना है, पर अगर वो नहीं हो पाता है तो भी चेक, तो फिर आपका जो ओपिनियन है उसमें आपको वो सब कुछ शो करना पड़ेगा, अगर आप अपने ओपिनियन में चेंज लाओगे, इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन दिखेगा। और अगर वैलिड है तो फिर भी आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। और अगर आपको फिर भी सेम कंडीशन, अगर आपको फिर भी सही से एविडेंस नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर ओपिनियन आएगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट केस है, लोग इसमें गलती कर रहे थे क्योंकि इसमें भी मिस्टेक हो, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो बोल दिया है कि भाई ऐसी हमें उससे लड़ाई चल रही है, ऐसी दिक्कत है, तो आप कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, पर आपने दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करे और आपको एविडेंस नहीं मिला, तो लोग सोचेंगे कि अभी मैनेजमेंट की क्या गलती है, पर नहीं। ऑडिटर ये नहीं देखता है गलती किसकी, ऑडिटर ये देखता है कि क्या हमको एविडेंस मिला, एविडेंस नहीं मिला तो अपने इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ में आती है, ये रहा जो मैंने आपको बताया, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है। और उसके बाद जो अगली चीज़ आएगी वो है कि तो आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, इसमें जैसे कि आपको जो आपको आपने जो आपको एविडेंस चाहिए था, अगर आपको एविडेंस मिल गया है, तो फिर आप अपने ओपिनियन में इम्पैक्ट नहीं लाओगे, पर अगर वो आपको जो चाहिए था एविडेंस वो नहीं मिला, तो फिर इम्पैक्ट 100% आएगा ही आएगा। आइदर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसमें बस यही बताया गया है, आपको पूरा रीड करना है, मेन मेन चीज़ मैंने बता दी, नेगेटिव कंफर्मेशन और सब कुछ। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस ए 510 इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट कब कब कौन कौन से केसेस में हो सकता है। सबसे पहले तो जब भी कोई ऑडिटर का चेंज हो रहा है, चेंज एंड ऑडिटर, या फिर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फर्स्ट बार चेक हो रहे हैं, या फिर एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो, आप अभी कॉर्पोरेट हो तो उससे पहले ऑडिट हो नहीं सकता। तो इन तीनों केसेस में को हम बोलेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इस केस को हम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं बोलते। ऐसे 510 में सिर्फ ये दोनों ही केस कवर होते हैं, ये केस कवर नहीं होता। अगर आपने एक नई कंपनी हो, इसी साल आपने ऑडिट कराया है, तो आपका जो पहला ऑडिट रहेगा उसमें जो आप वो कराओगे वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट तब होता है जब आपका ऑडिटर चेंज हो रहा हो, या फिर आप कंपनी पहले से ही थे पर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट पहली बार होगा, आपने क्राइटेरिया जो था वो इस साल फुलफिल करा है, तो वो होगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इसके अंदर वो आएगा। इसके अलावा उसमें सिर्फ यही बोला गया है, हमने दूसरे चैप्टर्स में भी इसके बारे में पढ़ा है कि जब हम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें होती है, जो ऑडिटर होता है उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, और वो उसको प्रीवियस ऑडिटर से कांटेक्ट करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत बेसिक सी बातें हैं, इसमें मेरी हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब जो प्रीवियस ऑडिटर है उसने अगर अपनी रिपोर्ट में कुछ उसने इम्पैक्ट दिया था अपने ओपिनियन में, तो उसने किस रीज़न से इम्पैक्ट दिया था और वो रीज़न अभी रेक्टिफाई हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप उसको चेक करोगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ढूंढोगे, मिल जाता है तो ठीक है, पर नहीं मिलता है तो आप भी अपने ओपिनियन में इम्पैक्ट शो करोगे। दैट्स इट, यही था। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एस एस 550 के बारे में, जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी। आप लोगों ने लॉ में प्रॉपरली पढ़ा होगा कि रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं। तो आपने जो भी लॉ में पढ़ा है बिल्कुल सब कुछ सही है, और आपको एज इट इज ही यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, रीड कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर ये गवर्नमेंट है, ये ए को ओन करती है और ये बी को ओन करती है, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी होंगे। जी गलत, ये दोनों रिलेटेड पार्टी पार्टी नहीं होंगे। बस इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और यही एक जो मिस्टेक हो सकती है, एमसीक्यू में चीज़ आ सकती है, और एमसीक्यू में आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि गवर्नमेंट कंपनी की एक सब्सिडियरी और गवर्नमेंट कंपनी की दूसरी सब्सिडियरी दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं होते। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रिलेटेड पार्टी जो हमारा ये ऐसे है, इसमें आपको ध्यान देखना है कि जो रिलेटेड पार्टी से हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो यूजुअली एब नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब डेली रूटीन से हम अलग करके होते हैं, या तो रेट अलग होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज ज़्यादा होती है, कम होती है। तो इसमें ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को यहाँ पे जो जिसको मटेरियल स्टेटमेंट में होता है वो हाई होता है,
तो जो सैंपल साइज होती है वो बढ़ जाती है, ऑडिटर को चेकिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो यहाँ पे ऑडिटर का जो ध्यान रहता है वो ज़्यादा रहता है दूसरे प्रोसीजर्स के कंपैरिजन में। सो बहुत सारे जो लॉज में बोला गया रिलेटेड बाय ट्रांजेक्शन कैसे डील करो, ऐसे में बोला गया है, बस बेसिक बेसिक सी बातें हैं वो आपको रीड करनी है और ये ऐसे खत्म करना है। तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं SF520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब एनालिटिकल प्रोसीजर में मैं जो जो बोलता हूँ वो चीज़ें ध्यान से पढ़ना। सबसे पहली चीज़ उसकी डेफिनेशन, उसके बाद जो एनालिटिकल प्रोसीजर है उसके ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल प्रोसीजर हम क्यों करते हैं, उसके बाद तीसरी चीज़ है उसका पर्पस, चौथी चीज़ उसकी टाइमिंग, पांचवी चीज़ उसकी टेक्निक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छठी चीज़ उसके प्रिकॉशन। बस ऐसे खत्म। ये सब चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है, इन सब के 6 क्वेश्चन बनते हैं और इस 6 क्वेश्चन पे आपको 3 से 4 पॉइंट टर्न करने हैं, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब भी एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा आप ये लिख सकते हो ट्रेंड, ये ग्राफ, एनालिसिस, रेशियो नहीं, आपको डिटेल में चीज़ें डेफिनेशन भी आनी चाहिए और टेक्निक जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। तो फिर ये सब पढ़ने के बाद आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा और आपको फिर क्या करना है, आप सारी जितनी भी केस स्टडी दी हुई है बुक में, केस स्टडी सॉल्व करनी है, इलस्ट्रेशन देखने हैं, जो MCQ है वो करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये करना है, जितने बुक है उसको पूरा खत्म कर दो। उसके बाद मैंने एक टेस्ट दिया हुआ है इस चैप्टर पे, वो टेस्ट सॉल्व करो, मुझे सेंड करो, मैं आपको टेस्ट चेक करूँगा और फिर कितने मार्क्स आए हैं विद एनालिसिस आपको सेंड बैक करूँगा। ये सब कैसे करना है, टेस्ट कहाँ मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नीचे, उसको ज्वाइन करो, टेस्ट दो। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 मार्क्स का आता है, बहुत सारे ऐसे हैं इसमें, इसको अच्छे से खत्म करो और जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स आएंगे। सीधी सी बात। मिलता है नेक्स्ट